नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास और नए कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं हम पूरा सच। पूरा सच यानी पूरी खबर, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। आज पूरा सच में हम बात करेंगे झारखंड के जनजातीय इलाकों में तेजी से बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी की, क्योंकि इस पर शुरू हो चुकी है जमकर राजनीति। आज इसी खबर से जुड़े 3 मुद्दों पर हम आपको बताएंगे पूरा सच। आज पूरा सच में पहला मुद्दा होगा कि आखिर झारखंड में कितने बांग्लादेशी हैं। ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि इस मुद्दे को उठाया है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने, जो जल्द ही जेएमएम का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। चंपई सोरेन ने कहा है कि झारखंड में तेजी से बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ रहे हैं और इससे राज्य की जनजाति समाज के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। सोरेन ने यह भी कहा है कि बीजेपी इस मुद्दे पर गंभीर है। उन्होंने बीजेपी से जुड़ने का जो फैसला किया है, उसके पीछे भी यही वजह है। आज पूरा सच में हमारा दूसरा मुद्दा होगा कि आखिर सही में घुसपैठिए बांग्लादेशी जो हैं वो आदिवासी अस्मिता और उनके अस्तित्व के लिए आखिर कितना बड़ा खतरा है, जैसा कि चंपई सोरेन दावा कर रहे हैं। आज हम आंकड़ों के जरिए आपको यह बताएंगे कि यह कैसे संथाल भूमि पर हो रहा है जनसंख्या का संतुलन। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे संथाल इलाके में जनजाति समुदाय की संख्या लगातार घटती जा रही है और कैसे मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है। हम आपको यह भी बताएंगे कि डेमोग्राफिक चेंज का असली गेम, असली मास्टरमाइंड कौन है। आज पूरा सच में हमारा तीसरा मुद्दा होगा कि आखिर झारखंड को लेकर उत्तराखंड तक और बंगाल से लेकर असम तक कैसे और किस रास्ते यहां पहुंच रहे हैं बांग्लादेशी, किसके इशारे पर यह सब आए और किन्हें दी इसने यहां पर पनाह। वोट बैंक और मुस्लिम तुष्टिकरण की जो चाहत है, वो किस किस में इसका हाथ है वोट बैंक के लिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों का आज हम आपको वर्तमान ही नहीं, इतिहास भी बताएंगे। तो झारखंड का जो संथाल परगना क्षेत्र जो है, वहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की साजिश का जाल उलझता जा रहा है। आदिवासी इस जाल में उलझते जा रहे हैं। घुसपैठियों के आतंक से संथाल परगना के आदिवासी मूल निवासी अब अपने घरों से ही पलायन कर रहे हैं, यानी अपना ही घर छोड़ने को विवश हो चुके हैं। यही वजह है कि झारखंड में बांग्लादेशियों की घुसपैठ और आदिवासियों की घटती आबादी का जो मामला अब है सुर्खियों में आ चुका है। संथाल परगना के पाकुड़, साहिबगंज, जमताड़ा, राजमहल, गोड्डा और दुमका में बड़ी तादाद में अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों का अलग अलग रास्तों से आने का जो है वो खबरें, सूचनाएं मिलती रहती हैं। और घुसपैठियों का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। झारखंड हाई कोर्ट में भी इस मामले पर अब सुनवाई हो रही है। कई सोशल जो वर्कर हैं वो भी आदिवासियों की कम होती आबादी को लेकर और बदलती डेमोग्राफी को लेकर लगातार चिंता जता चुके हैं। और झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव भी तो हैं, तो प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर लगातार राजनीति गरमाती जा रही है। बीजेपी जहां इस मुद्दे को मुखरता से उठा रही है, वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खामोश हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ महज एक संयोग है या कोई प्रयोग है। तो समस्या की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी है। अपने एक्स पोस्ट में चंपई सोरेन ने कहा है कि आदिवासी अस्तित्व और अस्मिता को बचाने के लिए उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। उन्होंने आज एक्स पोस्ट में लिखा कि आज बाबा तिलका मांझी और सदो कानू का जो पावन भूमि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जिन वीरों ने जल, जंगल व जमीन की लड़ाई में कभी विदेशी अंग्रेजों को की जो गुलामी थी उसे स्वीकार नहीं किया, आज उनके वंशजों की जमीन पर ये घुसपैठिए फिर से कब्जा कर रहे हैं। इनकी वजह से
फूलो झानो जैसी वीरांगनाओं को अपना आदर्श मानने वाली हमारी माताओं, बहनों व बेटियों की अस्मत खतरे में है। चंपई सोरेन ने आगे कहा कि आदिवासियों और मूल निवासियों को आर्थिक और सामाजिक तौर पर तेजी से नुकसान पहुंचा रहे इन घुसपैठियों का अगर इन्हें रोका नहीं गया तो वो संथाल परगना में हमारे समाज का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। पाकोड़, राजमहल समेत कई अन्य इलाकों में उनकी संख्या आदिवासियों से ज्यादा हो गई है। राजनीति से इतर हमें इस मुद्दे पर को एक सामाजिक आंदोलन बनाना होगा, तभी आदिवासियों का अस्तित्व बच पाएगा। उन्होंने आगे लिखा कि इस मुद्दे पर सिर्फ भाजपा ही गंभीर दिखती है और बाकी पार्टियां वोटों की खातिर इसे लगातार नजरअंदाज कर रही हैं। अस्मिता एवं अस्तित्व को बचाने के संघर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का उन्होंने कहा कि फैसला लिया है। तो चंपई सोरेन के आरोप बेहद गंभीर हैं। उन्होंने ये बात ऐसे ही नहीं बोल दी है। झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में किस तरह से जनसंख्या संतुलन बढ़ रहा है वो बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी को लेकर चंपई सोरेन ने जो कुछ कहा है उस पर आंकड़े भी मुहर लगाते हैं। झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण जनजातीय इलाके संथाल परगना डिवीजन, जिसमें 6 जिले आते हैं, वहां पर मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। वहां जनजातीय आबादी की जनसंख्या में तेजी से गिरावट आ रही है, यानी मुस्लिम बढ़ रहे हैं और जनजातीय आबादी कम हो रही है। आइए आंकड़ों के साथ देखते हैं इस इलाके का पूरा सच। देखिए, 1951 में जब भारत की आज़ादी के बाद संथाल परगना इलाके में पूरे देश के साथ जब जनगणना होती है तो वहां पर जो जनजातीय आबादी है उसकी जनसंख्या होती है 44.7% और वहीं इस इलाके में मुस्लिम आबादी उस समय 1951 में होती है 9.4%। अब बात करते हैं 2011 की, यानी पूरे 60 साल बाद 2011 में यहां जनजातीय समाज की आबादी सिर्फ 28.1% ही बची है, सिर्फ 28.1%। और वहीं मुस्लिम आबादी, आप ग्राफ के माध्यम से, इस ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं कि वहीं मुस्लिम आबादी 2011 के मुताबिक 22.7% के स्तर पर पहुंच गई है और अभी जो नई जनगणना होने वाली है उसमें आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। 1951 से लेकर 2011 तक पूरे 60 सालों में जनजातीय आबादी 44.7% से घटकर 28.1% ही बची है, यानी इसमें पूरे 16.6% की एक भारी गिरावट आई है। जो आदिवासी थे वो 16.6% कम हो गए हैं। यानी साफ शब्दों में कहें तो हमारे जनजाति भाई इस इलाके में सीधे सीधे संख्या में 1/3 कम हो गए। सीधे सीधे 1/3 आबादी हमारे वनवासी भाइयों की कम हो गई है। 1951 से लेकर 2011 तक 60 सालों में मुस्लिम आबादी की अगर हम बात करें तो 9.4% से बढ़कर अब 22.7% के स्तर तक पहुंच गई है। यानी मुस्लिम आबादी में पूरे 13.3% का इजाफा हुआ है। इस जनसंख्या विस्फोट का नतीजा है कि मुस्लिम आबादी 60 सालों में दुगनी से भी ज्यादा हो गई है संथाल परगना के इलाके में। अब इस ग्राफिक्स को देखिए, सीधे सीधे तुलना करने पर आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी खतरनाक हो चुकी है। ये देखिए, 1951 में मुसलमान 9.4% थे और 2011 में बढ़कर 22.7% हो गए। वहीं जनजातीय समाज की अगर हम बात करें तो उनकी जनसंख्या 1951 में 44.7% थी, तो वो 2011 में 28.1% ही बची है। इन आंकड़ों को आप देख सकते हैं कि 1951 में मुस्लिम आबादी 9.4 थी और अब जनजातीय आबादी जो थी वो 44.7 थी तब 1951 में, और 2011 में अगर आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं तो मुस्लिम आबादी 9.4 से बढ़कर 22.7 और जनजातीय आबादी 44.7 से घटकर 28.1 हो गई है। तो इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और आदिवासियों की आबादी कम हो रही है। और अभी ताज़ा जनगणना होना बाकी है, अभी तो 1-2 साल के अंदर ये नई जनगणना होगी तो ये जनसंख्या संतुलन और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें अनोखी बात क्या है, मुस्लिम आबादी तो पूरे देश में बढ़ी है, तो ऐसा इसमें खास क्या हो गया? लेकिन ऐसा नहीं है। संथाल परगना इलाके में ये मुस्लिम जनसंख्या में बढ़ोतरी राष्ट्रीय औसत जो नेशनल एवरेज है उससे बहुत ज़्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर 1951 से लेकर 2011 तक जो मुस्लिम आबादी थी वो 4.4% बढ़ी, मतलब 4.4%
की तादाद जो है मुसलमानों की आज़ादी के बाद अभी तक बढ़ी है, 2011 तक अगर हम माने तो। लेकिन वहीं संथाल परगना में मुस्लिम आबादी का जो ग्रोथ रेट है या मुस्लिम आबादी में जो इजाफा हुआ है वो 13.3% है। तो कहां देश का 4 से 4.5% और कहां 13% से ज्यादा। मतलब अचानक संथाल इलाके में, संथाल परगना में अचानक इतने मुसलमान कैसे आ गए। जाहिर तौर पर इसमें विदेशी बांग्लादेशियों का कि जो घुसपैठ है वो कहीं ना कहीं शामिल है। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि इसके साथ सीधे हमारे आदिवासी भाइयों की अस्मिता और अस्तित्व का सवाल जुड़ा हुआ है। और झारखंड के इस इलाके में घुसपैठ बढ़ने के कई कारण हैं। ऐसा नहीं है कि घुसपैठ किसी एक कारण से हो रही है। झारखंड के संथाल परगना में घुसना इसलिए आसान है क्योंकि वहां से बांग्लादेश केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर है। बांग्लादेश से किसी को झारखंड में दाखिल होना है तो उसे बस से 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। बांग्लादेश बॉर्डर करीब होने की वजह से ऐसे कई पॉइंट हैं जहां बंगाल से होते हुए झारखंड में दाखिल हुआ जा सकता है। झारखंड का पाकुड़ जिला बांग्लादेश बॉर्डर के बहुत करीब पड़ता है, इसीलिए संथाल परगना की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है और वहां से बांग्लादेश बॉर्डर बहुत दूर नहीं है। संथाल परगना के लोग अक्सर कभी पैदल तो कभी नाव से नदी पार करके बंगाल आते जाते रहते हैं और अब इसी रास्ते का फायदा बांग्लादेशी घुसपैठी उठा रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड में घुसते ही इनका मॉडस ऑपरेंडी समझिए, ये जैसे ही झारखंड में घुसते हैं फर्जी पहचान पत्र बनवा लेते हैं और इसकी मदद पहले से वो लोग मौजूद जो हैं उनके साथी लोग जो पहले से बांग्लादेश में आ चुके हैं वो घुसपैठिए नए घुसपैठियों की मदद करते हैं। अब भारत की नागरिकता मिल जाती है तब इन घुसपैठियों का असली खेल शुरू होता है। ये भोली भाली आदिवासी लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, उनसे शादी करते हैं और फिर उनकी जमीनें हासिल करने की कोशिश करते हैं। असल में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के तहत आदिवासी अपनी जमीन किसी को बेच नहीं सकते, मतलब गैर आदिवासी को नहीं बेच सकते। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के तहत ट्राइबल्स अपनी जमीन लीज पर भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए अब घुसपैठियों ने आदिवासियों की जमीन हड़पने का एक नया रास्ता निकाल लिया है। घुसपैठिए इसके लिए आदिवासियों से गिफ्ट डीड करवाते हैं, यानी डॉक्यूमेंट तैयार करके आदिवासियों से उनकी जमीन गिफ्ट करा ली जाती है, उनसे तोहफा ले लिया जाता है। फिर इन जमीनों पर अवैध काम किए जाते हैं, अवैध कब्जे हो जाते हैं और एक तरह से उनका वहां पर होल्ड हो जाता है। माना जाता है कि संथाल परगना के 6 जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने में वहां के जो जमीनों के दलाल हैं, जो प्रॉपर्टी ब्रोकर्स हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। आंकड़े बताते हैं कि झारखंड गठन के बाद संथाल परगना में जमाबंदी की गई जमीन खरीदने वालों की संख्या में एक अप्रत्याशित रूप से इजाफा हुआ है। ये लोग संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का खुले तौर पर उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कानून को धता बताकर, कानून को ठोकर मारते हुए जो जमाबंदी जमीन पर बांग्लादेशी आबादी को तरीके से बसाया जा रहा है। इस विदेशी घुसपैठ से आदिवासी समुदाय की जीवन शैली बदल जाने का भी खतरा पैदा हो गया है। कुल मिलाकर झारखंड के जनजाति समाज की अस्मिता और अस्तित्व पर अब संकट के बादल छा चुके हैं। पिछले दिनों झारखंड के दौरे पर आए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी बांग्लादेशी घुसपैठियों पर चिंता जताई। खास बात है कि सीएम हिमंता का खुद का राज्य असम इसी समस्या से दशकों से जूझ रहा है। हिमंता का कहना है कि अब घुसपैठियों ने नई लाइन की तलाश में, यानी नए रास्ते की तलाश में काफी बड़ी संख्या में झारखंड में आना यानी दाखिल होना शुरू कर दिया है और वो आदिवासी बेटियों के साथ धोखे से शादी कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता का यह भी आरोप है कि इस तरह से कहीं ना कहीं झारखंड की जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है। हिमंता से बात की हमारे संवाददाता सोमेश पटेल ने। झारखंड में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने, इस वक्त हमारे साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हो रही है। देखिए, हमारा देश में असम और बंगाल पहले से ही बांग्लादेशी घुसपैठी से प्रभावित था। बंगाल और झारखंड का सीमा बटा हुआ है। अभी घुसपैठियों ने नया लैंड का तलाश में काफ़ी बड़ा संख्या में झारखंड में आना शुरू कर दिया है। आदिवासी बेटियों को विवाह करने का नाटक करते हुए या अपना जो हमारे समाज में हर रकम का आइडेंटिटी कार्ड वगैरह लाके
वो बसना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे झारखंड का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये चिंता का विषय है। आपकी सरकार आती है तो क्या कानून लाया जाएगा? देखिए, सबसे पहला बात, ये कानून से नहीं होता है, इसका ऊपर निरंतर विजिलेंस होना पड़ता है। कानून को देश में है, लेकिन पुलिस को डिटेक्शन और डिपोर्टेशन करना पड़ेगा। हर दिन पुलिस का एक नज़र रखना पड़ेगा, ट्राइब्यूनल में केस भेजना पड़ेगा। एक जो हमारा देश का जो कानून है, इसको क्रियान्वित करना पड़ेगा। एक सशक्त बॉर्डर पुलिस फोर्स का जरूरत है। तो झारखंड में आदिवासियों की घटती आबादी एक कड़वी सच्चाई है और इसकी गूंज सिर्फ राजनीति के गलियारों में ही नहीं बल्कि अदालतों में भी सुनाई दे रही है। इसी मुद्दे पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने संथाल परगना के पूरे प्रशासन से घुसपैठ के कारण और आदिवासी समाज की आबादी में जो निरंतर गिरावट आ रही है उस पर जवाब मांगा था, लेकिन 22 अगस्त को ही सुनवाई के दौरान प्रशासन ने अपने हलफनामे में, यानी हेमंत सोरेन सरकार का जो प्रशासन है उसके हलफनामे में संथाल इलाके में आदिवासियों की घटती आबादी पर कोई जानकारी नहीं दी गई और अब यह भी कहा गया है कि यहां बांग्लादेशी मूल के लोगों की घुसपैठ हुई ही नहीं है, जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई। इस हलफनामे में गोड्डा, देवघर, जमताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज और दुमका जिला प्रशासन की तरफ से दाखिल किए गए थे, जिनमें जानकारी पूरी नहीं थी और हाईकोर्ट ने पूछा है अब कि इन आंकड़ों में इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1951 में जो 44.67% थी वो वर्ष 2011 में घटकर 28.11 तक कैसे आ गई है। लेकिन हैरानी की बात है कि हलफनामे में इस क्षेत्र में आदिवासियों की जनसंख्या में कमी जो आई है उसके बारे में कोई प्रासंगिक आंकड़े पेश नहीं करके इस बिंदु पर कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले पर भी जवाब मांगा है कि संथाल परगना इलाके में आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए किन दस्तावेजों को आधार बनाया जा रहा है। 13 अगस्त को इस सुनवाई के दौरान झारखंड उच्च न्यायालय ने हेमंत सोरेन सरकार को संथाल परगना क्षेत्र में रहने वाले बांग्लादेशी और अवैध प्रवासियों की पहचान करने के निर्देश भी जारी किए हैं और कोर्ट ने सरकार से क्षेत्र में मूल निवासियों और अवैध प्रवासियों के बीच अंतर करने के लिए व्यापक अभियान शुरू करने के लिए कहा है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि राशन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे जरूरी दस्तावेजों की पूरी जांच के बाद ही इन्हें जारी किया जाना चाहिए। तो कोर्ट का रुख बहुत सख्त है और 8 अगस्त को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी पूछा था। अदालत ने कहा था कि क्या कार्रवाई तब होगी जब इस मामले में काफी देर हो जाएगी। जमशेदपुर के रहने वाले दानियाल दानिश, जिन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में PIL दाखिल की है, उनका भी कहना है कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के चलते वहां डेमोग्राफी बदल रही है। मैंने कोर्ट के समक्ष अवैध मदरसों की सूची, बांग्लादेशियों की बढ़ती आबादी का प्रूफ सहित झारखंड सरकार के आंतरिक रिपोर्ट की कॉपी मैंने झारखंड न्यायालय को सौंपी है, जिसमें घुसपैठी बांग्लादेशियों को चिन्हित करने के निर्देश पुलिस मुख्यालय द्वारा राज्य के सभी जिलाधिकारियों को दिए गए थे। तो ये आपने देखा कि झारखंड के अंदर किस तरह से जो है जनसंख्या संतुलन हो रहा है, किस तरह से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद देखेंगे कि झारखंड की तरह ही असम का क्या हाल है और असम में जो घुसपैठ है बांग्लादेश से जाने वालों की जो लगातार हुई है बंगाल और असम में, वो किस वजह से हुई है और उसका इतिहास क्या है, वो देखेंगे हम ब्रेक के बाद। देखते रहिए पूरा सच। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों से असम और पश्चिम बंगाल भी बेहाल है। इन दोनों राज्यों के आंकड़े देखने पर पता चलता है कि आजादी के बाद से यहां जमकर जनसंख्या असंतुलन हुआ है और उसके पीछे बांग्लादेश से हुई घुसपैठ सबसे बड़ा उसमें उसका कारण माना जाता है। आइए आंकड़ों के जरिए देखते हैं कि इन दोनों राज्यों का पूरा सच। पश्चिम बंगाल में 1951 में मुस्लिम आबादी करीब 20% थी, यानी आजादी के बाद 20% थी और वहीं 2011 में यह बढ़कर 27% हो गई है, यानी इसमें 7% का इजाफा हुआ है जो नेशनल ग्रोथ रेट से ज्यादा है।
वहीं असम की बात करें तो यहां का हाल और भी बुरा है। असम में 1951 में करीब 25% मुस्लिम आबादी थी और 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में इस वक्त, मतलब अब तो ये संख्या बढ़ गई होगी, लेकिन 2011 के आंकड़ों के मुताबिक मुस्लिम आबादी 34% हो चुकी है। मतलब आज़ादी के बाद यहाँ सीधे सीधे मुसलमान 9% बढ़ गए हैं। और अभी मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि अभी नई ताज़ा जनगणना होना बाकी है, ये आंकड़े और भी बढ़ जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि जनसंख्या असंतुलन, या साफ शब्दों में कहें कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी असम के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना मुद्दा है। और देखते हैं इसका इतिहास क्या है, क्योंकि पिछले 120 सालों में असम में मुसलमानों की संख्या 5-10 गुना नहीं बल्कि 45 गुना बढ़ चुकी है। और जबकि इसी दौरान हिंदुओं की आबादी बढ़ी है सिर्फ 9 गुना। आज की तारीख में असम के 29 जिलों में से 13 जिले मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक अगले 20 साल में, यानी 2040 के आसपास, 2045 के आसपास असम एक मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य बन जाएगा। आइए हम आपको आज बताते हैं कि असम की समस्या का पूरा सच क्या है। असम की जनसंख्या असंतुलन को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले भांप लिया था। उन्होंने आज़ादी के ठीक पहले इसे लेकर चिंता जताई थी और इसका उल्लेख मिलता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तक खंडित भारत के पेज नंबर 316 पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस बुक में जो लिखा उसे ध्यान से सुनिए। वो लिखते हैं कि जमीन के भूखे प्रवासियों में ज्यादातर पूर्वी बंगाल यानी वर्तमान बांग्लादेश और खासकर मेमनसिंह जिले के मुसलमान हैं। इस विशाल झुंड का हमला 1911 के पहले ही आरंभ हो गया था। ये प्रवासी अपने पीछे आने वाली एक बड़ी सेना के अग्रसैनिक या स्काउट थे। इस तरह असम के हिंदुओं पर दो तरफा हमला जारी रहा। माफ कीजिएगा। यही है कि असम में हिंदू आगे चलकर अल्पसंख्यक हो जाएं। तो सोचिए, जो बात पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 70 साल पहले लिख गए थे, वो बात आज पूरी तरह से सही साबित हो रही है। तो 1947 में देश को आजादी मिलने के साथ साथ उसका बंटवारा भी हुआ हमारे देश का, और भारत के एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान था तो दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान बना, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और आजादी की तत्काल बाद से ही पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश से मुस्लिम घुसपैठिए असम में दाखिल होने लगे थे। और इसे लेकर असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलोई ने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल के सामने चिंता जताई थी, जिसके बाद सरदार पटेल असम की घुसपैठ की समस्या को लेकर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने बार बार इस मुद्दे को उठाते रहे। इसी बीच 1950 तक आते आते असम में मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इसे देखकर सरदार पटेल बहुत चिंतित थे और इस बारे में उन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक 2.5 महीने पहले प्रधानमंत्री नेहरू को एक पत्र लिखा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस समस्या को टालने के लिए एक अलग ही मोड़ दे दिया। सरदार पटेल के पत्र के जवाब में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1950 को क्या लिखा था, उसे आपको बहुत ध्यान से देखना और सुनना चाहिए। नेहरू का यह पत्र प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 15 के पेज नंबर 306 पर। और आइए देखते हैं कि इस पत्र में नेहरू क्या लिखते हैं। नेहरू ने अपने इस पत्र में लिखा था कि अपने पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश से असम जाने वाले मुस्लिम अप्रवासियों के बारे में आपने मुझे पत्र लिखा था। हमें इनके प्रवेश पर रोक लगाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों यानी मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देती है और आपके भेजे गए कागजात के मुताबिक किसी एक दिन यानी इन मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या 120 थी। सामान्य तौर पर ये रोजगार ढूंढने वाले लोगों की आवाजाही है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि असम में रोज सिर्फ 120 मुस्लिम घुसपैठिए तो दाखिल होते हैं, वो भी रोजगार की तलाश में। सोचिए, ये थी हमारे देश के पहले महान प्रधानमंत्री की महान सोच। और जो नेहरू की सोच थी वही सोच बाद के कांग्रेसी सरकारों के अंदर भी जिंदा रही। वोट बैंक के लालच में असम में बड़ी संख्या में अवैध मुस्लिम घुसपैठियों को बसाया गया और आरोप है कि यह सब असम के कांग्रेस नेता फखरुद्दीन अली अहमद की देखरेख में हुआ, जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने। ये वही फखरुद्दीन अली अहमद हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी के कहने पर देश में इमरजेंसी लगाई थी। और देश के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में मैं इतनी बड़ी बात ऐसे ही नहीं कह रहा। मैं अपनी बात को साबित करने के लिए इस वक्त सहारा लेना चाहूंगा खुद नेहरू परिवार के एक अहम और सम्मानित सदस्य का, और उनका नाम है बीके नेहरू। जी हां, बीके नेहरू। बीके नेहरू जवाहरलाल नेहरू के भतीजे थे और इंदिरा गांधी के चचेरे भाई थे। बीके नेहरू 1968 से लेकर 1973 तक असम के राज्यपाल रहे। उन्होंने अपनी मशहूर किताब नाइस गाइज फिनिश सेकंड में आरोप लगाया है कि जब जब उन्होंने असम में
घुसपैठ की समस्या का मुद्दा उठाया तो उसे फखरुद्दीन अली अहमद जैसे नेताओं ने मुसलमानों पर अत्याचार बताकर केंद्र सरकार से खारिज करवा दिया। उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में नाइस गाइस फिनिश सेकंड में कि मेरे कार्यकाल के दौरान अवैध घुसपैठियों को निकालने के प्रयास शुरू हुए थे, लेकिन हुआ ये कि फखरुद्दीन अली अहमद, मोइनुल हक चौधरी और DK बरुआ ने दिल्ली में जाकर ये शोर मचाया कि असम में मुसलमानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं और दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार ने इस शोर का समर्थन किया क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान से आए मुसलमान कांग्रेस के लिए वोट बैंक थे। तो ये BK नेहरू ने कहा है। BK नेहरू जो खुद नेहरू परिवार का हिस्सा थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के भतीजे और इंदिरा गांधी के चचेरे भाई थे, उन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया है कि किस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने असम में अवैध तौर पर बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाया। और आइए अब जानते हैं कि इस देश में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं। ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने अभी बात तो कर ली झारखंड की और असम की, लेकिन पूरे देश की बात करें तो इसे लेकर अलग अलग समय में, यानी अलग अलग समय में 3 अलग अलग गृह मंत्रियों ने 3 अलग अलग बयान दिए। देश के तीनों अलग अलग गृह मंत्री कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी जैसी अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं। इन तीनों के बयानों को सुनने के बाद आपको यकीन आ जाएगा कि पूरे देश में, खासकर कि पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या किसी ज्वालामुखी के लावे की तरह फट चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिस्ट नेता और 1996 से लेकर 1998 तक संयुक्त मोर्चा की सरकार में देश के गृह मंत्री रहे कॉमरेड इंद्रजीत गुप्त की। 6 मई 1997 को तत्कालीन गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्त ने संसद में बताया था कि घुसपैठिए जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनकी संख्या करीब 1 करोड़ या 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है। और वहीं 14 जुलाई 2004 को मनमोहन सरकार में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने संसद में बताया था कि देश में 1 करोड़ 20 लाख अवैध बांग्लादेशी रहते हैं। और वहीं 16 नवंबर 2016 को जो मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था, उसमें तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया था कि पश्चिम बंगाल में 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और इसके अलावा 50 लाख अवैध बांग्लादेशी भारत के दूसरे इलाकों में रहते हैं। तो यानी करीब करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी इस वक्त भारत में रहते हैं। और ये बात किसी बीजेपी के नेता ने नहीं कही, हर पार्टी के जो गृह मंत्री बने उन्होंने संसद के अंदर ये जानकारियां दी हैं। तो फिलहाल पूरा सच में आपने आज हमने जो असम और बंगाल के बारे में और झारखंड के बारे में बताया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस विशेष कार्यक्रम पूरा सच में एक बार फिर, और किसी और सियासी मुद्दे के पर हम पड़ताल करेंगे। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।